वेलकम बैक टू माय चैनल डायनेमिक्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना उदय दे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1। ये क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हम कह सकते हैं ये लाइटें जल रही है। ये कैसे जल रही है? ये पंखा चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? आपने कभी सोचा है? जी ज़रूर सोचा होगा। अगर आप एक फिजिक्स का लवर है तो आपने ज़रूर सोचा होगा। चलिए आज देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, या इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी एक फिनोमेना क्रिएट करता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के प्रेजेंस से जो एक फिनोमेना होती है आइदर स्टैटिक पोजीशन में और इन मोशन में, जो फिनोमेना क्रिएट होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। मोशन को हम डायनेमिक्स के सेक्टर्स में लाते हैं। बेसिकली अगर आप एक परफेक्ट डेफिनेशन बोले इलेक्ट्रिसिटी का, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं। चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। वी कैन राइट इलेक्ट्रिसिटी is the form of energy resulting from the presence of charged particles, either proton और इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Either the electricity is the form of energy resulting from the presence of charged particles, electrons or protons, either statically or statically मतलब क्या? statically मतलब by accumulation of charge. Either statically or dynamically. Dynamically कैसे? Dynamically flowing as current। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है ये डेफिनेशन तो नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली दो सेक्टर्स पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली दो सेक्शंस पढ़ते हैं, दो पार्ट पढ़ते हैं, दो ब्रांचेस पढ़ते हैं। क्या क्या है वो दो ब्रांचेस? एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बात समझ में आई? और दूसरे को कहते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ ना बोले यार। चलिए क्लास 10th के अनुसार हम बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक छोटा सा ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम मैं आपको इस दोनों का मीनिंग बताता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कह सकते हैं चार्जेस इन रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, जिसको हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं किससे? स्टैटिक पोजीशन से। हाँ ना बोले यार। इसको हम फर्दर पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस इन मोशन। हाँ ना बोले यार। चार्जेस इन मोशन, चार्जेस एट रेस्ट, इसको कहते हैं हम क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ना बोले यार।
सो ये है हमारे ब्रांचेस जो हम पढ़ते हैं। सो चलिए, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चलिए इसको मिटा देते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो हम इलेक्ट्रिक करंट ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्लास 10th के अनुसार हमारा सेक्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किसके अंडर में आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में आता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? आई एम सॉरी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? या आप कह भी सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए, हम कह सकते हैं वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक अमाउंट ऑफ चार्ज जब एक कंडक्टर से फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर टाइम है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन, द amount of charge flowing through a conducting wire. The amount of charge flowing through a conducting wire per unit time, जिसको हम बोलते हैं क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? ये नोट करना, टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज, ये कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ना, बोले यार, इसे कहता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप रिलेशन बोलो इस इलेक्ट्रिक करंट की, चार्ज की और टाइम की, अगर आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट मतलब टाइम का है, टाइम का प्रेजेंस है। रेट वर्ड मतलब टाइम का प्रेजेंस है। चलिए, अगर आप एक रिलेशन बताऊं मैं, कि न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत काम आता है फॉर्मूला, तो दैट इज, हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। चलिए शुरू करते हैं। आई इज बेसिकली डी क्यू अपॉन डी टी। हाँ ना, बोले यार, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। बेसिकली हमें क्लास 10th पे I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी ये नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूला को हमें क्लास 10th में पढ़ना है, जिसका भी होता है ऐसा यूनिट एम्पियर। हाँ ना, बोल यार। होप यू हैव अंडरस्टैंड दी वर्ड्स। देखिए, मैंने ये क्यू अलग से हटा दिया, क्योंकि ये हमारे क्लास 11 स्टैंडर्ड में ये यूज होता है, क्योंकि ये डी क्यू रिप्रेजेंट करता है एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, यूनिट चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज रिप्रेजेंट करता है ये डी क्यू। ये बेसिकली हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एग्जाम्स में आए एमसीक्यूज में, तो आप कहे तो इसका है 1 एम्पियर विच इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। अगर आपको पूछे एम्पियर किसके इक्वल होता है, अगर ऑप्शंस दे 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर मिली सेकेंड या वगैरह वगैरह ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। ये जान के रखिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये नाम थोड़ा नया लग रहा है ना, क्वांटाइजेशन। भाई साहब ये क्वांटाइजेशन क्या है, तो चलिए करते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है व्हेन वी से समथिंग हैज अ गिवन चार्ज। व्हेन वी से ये एक बॉडी है जिसके अंदर चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो इफ वी से और व्हेन वी से समथिंग हैज अ गिवन चार्ज, वी मीन दैट इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इट हैज। मतलब क्या, समझे आप? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हेन वी से समथिंग हैज और सम बॉडी और सम ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज और हैज गिवन अ चार्ज, वी मेंट, इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन इट। मतलब कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हम एक चार्ज बॉडी में हम निकाल सकते हैं बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। सो अगर आप इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं तो वी कैन से दैट, ये भी लिख सकते हो, when we say some object is given a charge, इसका मतलब क्या, इसका मतलब we meant that is क्या, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कितने हैं इनमें, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कितने हैं इनमें। तो वी मीन दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन is present in it। so हाँ ना बोल यार, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो सुनने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है पर आसानी में कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो वास्तविकता में हम इसको अगर एक चार्ज बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना चाहे तो क्या है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। सो अब हम अगर निकाले 1 कूलम का चार्ज कितना होता है, तो ये कैसे निकलेगा, ये होता है चार्ज मतलब कूलम में और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं इसका तो कोई यूनिट नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसका कूलम में होता है। तो इसका बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है आपको पता है, आपको पता है ना, +9 पे हमने करा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। सो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, आना बोल यार। सो चलिए आज हम निकालते हैं कि एक कूलम का चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं। सो चलिए करते हैं। सो एक कूलम का चार्ज हम कैसे निकालें। अरे भाई एक कूलम कितने के इक्वल होता है। सो अगर हम लिखे एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है आज हम निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से कि इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बात समझ में आ रही है बात, अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से समझाऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अगर हम एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो देन एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चलिए देखते हैं। एक कूलम के चार्ज में होंगे, भाई देख लो बहुत इजी है, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर दो गुने 1। तो कितना निकल रहा है भाई साहब, कितना निकल रहा है, दिखाई दे रहा है? अच्छा मैं थोड़ा नीट और क्लीन से लिख देता हूँ
इस साइड से लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुने 1। सो कितना आ रहा है ये? सो ये आ रहा है शायद करीब करीब 10⁻19 बाई 1.6 लिख लो इसको। 10⁻19 इसको ऊपर उठा लो बाई 1.6 जो बराबर आता है, अरे हमारा आंसर आ गया लगता है, हमारा आंसर आ गया लगता है। तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसे इसको मैं ज़रूर लिख सकता हूँ। सो इसके बाद हम कौन सा स्टेप करें भाई? इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आता है क्या? 1 कूलम में चार्ज आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ना बोल यार। सो बेसिकली आपको एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली याद रखें कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आपको ये याद होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो चलिए शुरू करते हैं। आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या पता है भाई साहब? आज हम देखेंगे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना बोल यार। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर हम एक अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो XY कूलम का एक चार्ज एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट तक, ये A पॉइंट है, ये B है, यहां तक लाना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, यहां पे जो वर्क डन होता है, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कब? अगर आप देखिए इस प्रोसेस में जब आप एक मतलब एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक मूव करा रहे हो तो वहां पे एक वर्क डन चाहिए होता है। इस प्रोसेस के दौरान कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, है ना बोले यार। देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। चलिए अगर आप एक परफेक्ट डेफिनेशन बोले, यहां पर लिख दो, विदाउट एक्सेलरेशन। समझ आई बात? एक रेफरेंस पॉइंट से अगर मान लो ये ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ये है इसका रेफरेंस पॉइंट। आप अगर पूछे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट। ये है 1 कूलम चार्ज इधर, 1 कूलम चार्ज इधर, 1 कूलम चार्ज इधर। यहां से अगर मैं इसको यहां तक मूव कराऊं, ये पोजीशन A है, पोजीशन B है। 1 कूलम चार्ज यहां आया। इस टाइम के दौरान इस कंडक्टिंग वायर में, जिसके थ्रू ये कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वर्क डन होता है कि यहाँ से यहाँ तक, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक वर्क डन होता है। यहाँ पर वर्क डन होगा बट विदाउट एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप बात करें कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे एक फॉर्मूला में डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं V से और फाई से।
बेसिकली हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ना बोल यार, v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। क्या है इसका फॉर्मूला? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। देखिए आप नोट कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड is the electric potential is the amount of work needed, is the amount of work needed to move a unit positive, सॉरी यूनिट पॉजिटिव नहीं, ये गलती मत करना। यहाँ पर मैं चार्ज स्पेसिफाई नहीं कर सकता खुद से कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो यूनिट चार्ज फ्रॉम अ reference point, from a reference point to a specific point through a electric field or inside an electric field without having any acceleration, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अगर आप कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला के बारे में, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है क्या? बताइए, अगर आप इससे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं तो बताइए। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने कहा था V से डिनोट करते हैं। V इक्वल्स टू क्या है? वर्क डन यूनिट चार्ज को मूव करने में, मतलब वर्क डन होगा अपॉन यूनिट चार्ज, मतलब कूलम नहीं, Q, जिसका यूनिट होता है कूलम। सो ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन सर्किट डायग्राम। और एक इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से फ्लो कर रही है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज V इक्वल्स टू क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज, जिसका यूनिट होता है वोल्ट्स। हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने सीख लिया, अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहां पर एक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक टैंक है जिसमें क्या है? वाटर है, आपके छत के टैंकी में वाटर है। सो छत के टैंक में वाटर है भाई, बहुत अच्छा है, टैंक में वाटर है, ये छत में है। यहां से एक छोटा सा पाइप यहाँ आता है, छोटा सा पाइप नीचे जाता है। सो मान लीजिए यहां पर एक तुमने बकेट रख दिया, बकेट थोड़ा बड़ा है, टैंकी से लग रहा है, मान लो यार, एग्जांपल दे रहा हूं। सो अगर आपने यहाँ पर टैंक फुल है, ये देखिए
अगर ये एम्प्टी कंडीशन, सॉरी ये फुल कंडीशन में है और ये एम्प्टी कंडीशन में है, सो आपको कॉमन सेंस से पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। सो वाटर फॉर श्योर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। हाँ ना बोल यार, क्या सही बात बोली मैंने? सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल ना रख के इनका अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट कर दिया, यहाँ रख दिया थोड़ा, यहाँ एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अगर ये भर्ती होगा, ये फुल होगा, तो क्या यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा? नहीं। सो ऐसे ही अगर आप इसको एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मानेंगे तो ये होगा पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2। सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी प्रोवाइड करता है, बैटरी सेल। इन द सर्किट डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल। सो दिस इज V1, दिस इज V2। सो ऑलवेज पॉजिटिव वाला या बड़ा वाला, अगर सर्किट डायग्राम में आप पूछो तो ये एक साइन होता है और ये छोटा वाला साइन होता है। छोटा वाला साइन है लोअर पोटेंशियल है, बड़ा वाला साइन है हायर पोटेंशियल। सो इसके वजह से हम बैटरी यूज करते हैं सर्किट डायग्राम में, जो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ सो देयर इज नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी। समझ आई बात? So if there is no potential difference, the electricity can't flow from one position to another। अगर एक potential difference नहीं हुआ, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पर एक potential difference अगर नहीं हुआ, so electricity can't flow नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी अगर एक potential difference नहीं है। so चलिए let's move to next question। अगर आपको पता ही चल चुका होगा कि अगर दो पोटेंशियल्स दिए हुए हैं so एक क्वेश्चन में, तो आप इसको V1 माइनस V2 करके लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, निकल जाएगा पोटेंशियल आपको। सो यहाँ पर क्या निकल रहा है? पोटेंशियल रिजल्टेंट, और यू कैन से पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल N इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो हाँ ना बोले यार, इसका यूनिट क्या होता है अब मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज वोल्ट्स। सो चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कूलॉम्स लॉ। सो हमें कूलॉम्स लॉ क्या स्टेट करता है? बेसिकली आपने कूलॉम्स लॉ क्लास 8 स्टैंडर्ड में किया हुआ है। सो फिर से करते हैं, चलिए। कूलॉम्स लॉ क्या है आपको पता ही होगा। कूलॉम्स लॉ में हम लिखते हैं क्या? कूलॉम्स लॉ में हम लिखते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, फोर्स F है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। वहां से हम एक स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और फोर्स अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम इनको कंबाइन करें तो ये आता है, आपको पता है। सो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने, प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालते हैं, दैट इज K, विच इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ ना बोले यार? फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन्स होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये बेसिक सा नॉलेज है। सो अब अगर आप इसको एक स्टेटमेंट में लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम ने क्या कहा था कि when the forces between two charged particles is directly proportional to the product of the charges and the inversely proportional to the square of their distance। हाँ ना बोल यार, यही है कूलॉम्स लॉ, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। सो यहाँ हम बेसिकली कूलॉम्स लॉ हमें क्लास 10th में पढ़ाया नहीं जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हमें क्लास 10th में पढ़ाया नहीं जाता है। सो चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या जाता है हमारा, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जो फिजिक्स लवर्स है उनको जरूर पसंद आएगा। सो चलिए करते हैं कूलॉम्स लॉ को। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर K जो है ना,
के का एक वैल्यू होता है वो कांस्टेंट नहीं है, मीडियम से मीडियम वैरी करता है। अगर एयर मीडियम है तो एक होगा, वाटर मीडियम है तो दूसरा होगा, वैक्यूम है कुछ और होगा, ऑयल है कुछ और होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक और फॉर्मूला के इक्वल है, दैट इज, इसका एक सिमिलर फॉर्मूला आता है दैट इज ग्रेविटेशन में, दैट इज G m1m2/r²। हाँ ना बोले यार, आता है ना। ऐसे ही कुछ ये फॉर्मूला है। ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं कि दो मासेस के बिटवीन में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास का प्रोडक्ट का। ऐसा ही कुछ यही फॉर्मूला है, बट वहां पर जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, बट यहाँ पर के यूनिवर्सल नहीं है, ये वेरी करता है मीडियम टू मीडियम। हाँ ना बोले यार। देखिए इसके को हम लिखते हैं which is equals to 1/4 pi epsilon naught। इसका वैल्यू होता है, ये एयर और वैक्यूम मीडियम में होता है और दूसरे मीडियम में नहीं। इसका वैल्यू हम लिखते हैं 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर, सॉरी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ ना बोले यार। इसको हम ये लिखते हैं। बेसिकली ये एप्सिलॉन क्या है भाई साहब, आपने लिख दिया। ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन और कुछ भी नहीं, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हाँ ना बोले यार, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप एक फुल फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखे तो वो इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। हाँ ना बोले यार, दिस इज द फॉर्मूला। ये था हमारा कूलम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं करेंगे, यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। होप आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। शेयर ज़रूर करना, लाइक करो कमेंट करो मुझे नहीं पता, बट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एडुकेशन को शेयर करना चाहिए और आपको भी फिजिक्स से प्यार करना चाहिए। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ओके बाय बाय, सी यू अगेन लेटर। लॉकडाउन में घर में रहिए, बाहर मत जाइए। बाय बाय।